Now let us see two very simple sections, and these are applicable basically to non-resident assessees. कौन से है? Special provision in computing income of non-resident assessee from business of shipping and airlines on estimated basis. तो 44B शिपिंग बिजनेस का है और 44BBA एयरलाइन बिजनेस का है, राइट? सो लेट्स सी. तो यहां बोला है कि इफ अ नॉन रेसिडेंट पर्सन इज इनटू बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स, यानी उसका शिपिंग बिजनेस है. कौन है एसएससी? जैक स्पैरो, और शिप का नाम ब्लैक पर्ल. देखे आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन? यस. तो जैक स्पैरो नहीं देखे? ओ, वंडरफुल मूवीज, सीरीज ऑफ मूवीज है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज है. जैक स्पैरो, ठीक है. तो उसका काम क्या है? शिप का ऑपरेशन. अब वो पुराने पायरेट्स का काम तो खत्म हो गया, अभी क्या है कि ट्रांसपोर्ट में लग गया है. दुबई से इंडिया और इंडिया से दुबई चलाता है शिप. तो उसका 7.5% इनकम माना जाएगा. जो भी पैसा उसने कमाया शिप चलाने से, उसका 7.5% इनकम मानेंगे. 7.5% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स. और ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट जिनका काम है, all the non-resident companies who fly aircrafts in India like Singapore Airlines, Malaysian Airlines, Tiger Airlines, ये तो ईस्टर्न वाले, फिर ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस और जितने भी है पूरे वर्ल्ड के एयरलाइंस इंडिया आते हैं जाते हैं, तो उनका जो इनकम होता है इंडिया से, उसका 5% अपन नेट प्रॉफिट मानेंगे. यानी जो भी टिकट सेल्स करते हैं वो, उसका 5% अपन प्रॉफिट मानेंगे, राइट? फिगर्स याद रखना तो बहुत आसान है. शिप के केस में 7.5%, एयरलाइंस के केस में 5%. एक बात यहां ध्यान रखो कि यहां ऐसा लिखा है क्या? और एक्चुअल विच एवर इज हायर, नहीं लिखा. और यहां यह भी नहीं लिखा कि ये लोग कम दिखा सकते हैं. तो इन दोनों केस में 7.5 का मतलब होता है 7.5, 5 का मतलब होता है 5. ना कम ना ज्यादा. आप ज्यादा भी नहीं दिखा सकते और आप कम भी नहीं दिखा सकते, दोनों भी अलाउड नहीं है. 5 मीन्स 5, 7.5 मीन्स 7.5. दैट्स इट. अब यहां जो ग्रॉस रिसीट वर्ड यूज किया है उस पर जरा ध्यान देते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक ही चीज समझने की है दोनों सेक्शन में, वो है ग्रॉस रिसीट. तो इसका लॉजिक देखो, मैं आपको बताता हूं. लॉजिक से अपन इसको समझ लेंगे, ठीक है? दोनों पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल पॉइंट्स है. अपन ने क्या देखा है कि अगर एक पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो उसके हाथ में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है? क्या उसकी फॉरेन इनकम को अपन इंडिया में टैक्स करेंगे क्या? नहीं. तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? इनकम विच एक्रूज इन इंडिया और इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, और इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. दो ही इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल होती है, एक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया. डीम्ड एक्रूअल यानी सेक्शन 9, या तो एक्चुअल एक्रूअल इंडिया में है या डीम्ड एक्रूअल इंडिया में, या फिर या तो रिसीट इंडिया में है या डीम्ड रिसीट इंडिया में. डीम्ड रिसीट यानी वो सेक्शन 7(a) है, छोटा सा है, कोई काम का नहीं. यानी कहने का मतलब कि या तो एक्रूअल इंडिया में होना चाहिए या रिसीट इंडिया में होना चाहिए या दोनों भी इंडिया में होना चाहिए, तो वो इनकम टैक्सेबल है. और अगर ये दोनों के दोनों बाहर है इंडिया के, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, राइट? तो यहां एक्रूड इन इंडिया अपन कैसे मानेंगे और किसको कहेंगे? तो देखो उसमें लिखा है. तो पहला पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वो एक्रूड इन इंडिया वाला पॉइंट है. तो क्या लिखता है? द अमाउंट, देखो एग्रीगेट, ग्रॉस रिसीट एग्रीगेट लेना है किस चीज का? अमाउंट पेड और पेएबल वेदर इन और आउटसाइड इंडिया. यानी रिसीट, अमाउंट पेड और पेएबल देखो लिखा रहता है, तो आप ये मत समझना कि अपना जो एसएससी है वो अमाउंट किसी को पे कर रहा है. नहीं नहीं नहीं, इसके लिए रिसीट है. ये हमेशा मैं बताता हूं आपको जब भी ये वर्ड आता है पेड पेएबल, के लॉ मेकर, लेजिस्लेचर इज अ थर्ड पार्टी. तो जब हम थर्ड पार्टी में इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे तो अपन लिखेंगे अमाउंट पेड और पेएबल. मैं गवर्नमेंट हूं, आप जैक स्पैरो है और ये आपका क्लाइंट है जिससे आपको पैसे लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा? अमाउंट पेड और पेएबल टू जैक स्पैरो, है ना? अमाउंट पेड और पेएबल टू द एसएससी. तो लॉ थर्ड पार्टी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया है, इसलिए ऐसा है.
लेकिन जैक स्पैरो के लिए अमाउंट क्या है? रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो बोला है कि जो अमाउंट पेड और पेएबल है वो इंडिया के अंदर भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, मगर एक्रूअल इंडिया में है। तो एक्रूअल इंडिया में कब होता है? व्हेन द गुड्स आर शिप्ड फ्रॉम अ पोर्ट इन इंडिया। यानी जो एक्टिविटी हुई है, शिपिंग क्या होता है कि मैंने गुड्स आपको दिए, आपने अपनी शिप पे लोड कर लिए और आप लेके गए, तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कहां किया, आपने मेरे गुड्स लोड कहां किए, ये एक्रूअल होता है। तो एक शिपिंग कंपनी के लिए प्लेस ऑफ एक्रूअल क्या होता है? वेयर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर शिपिंग इंडिया से हुआ है या एयरक्राफ्ट में आपने बोर्ड इंडिया में किया है, बोर्डिंग इंडिया में, यानी कि एक्रूअल कहां हो गया? इंडिया में। फिर उसका पैसा इंडिया में मिले या इंडिया के बाहर मिले, वो अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि शिपिंग या एयरक्राफ्ट का बोर्डिंग इंडिया में हुआ है। तो वो पहला पॉइंट। क्या लिखता है देखो, पेड और पेएबल टू द असेसी और टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, यानी उसके एजेंट वगैरह रहते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया। यानी गुड्स शिप पे कहां गया? इंडिया में। पैसेंजर शिप पे कहां गए? इंडिया में। पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कहां गए? इंडिया में। गुड्स एयरक्राफ्ट में कहां गया? इंडिया में। तो इसको कहेंगे एक्रूअल इन इंडिया। तो अगर एक्रूअल इंडिया में है तो वो अमाउंट टैक्सेबल है। और दूसरा पॉइंट क्या है देखो, दूसरा पॉइंट है कि शिप जा रहा है लंदन से न्यूयॉर्क, तो गुड्स कहां से आए शिप के ऊपर? लंदन में। कहां गए? न्यूयॉर्क। इंडिया का कनेक्शन है क्या? नहीं। तो शिप भी नहीं आया इंडिया, गुड्स भी नहीं है इंडिया में, तो एक्रूअल कहां हो रहा है? लंदन में। लेकिन पैसे उसको मिले इंडिया में। कैसे? अरे सिंपल है ना, मैं जा रहा हूं यूएस अभी, ये आपका लेक्चर सब रिकॉर्ड कर दूंगा, जनवरी फरवरी में फिर अपन एलएमआर वेलएमआर लेंगे और उसके बाद मस्त घूमने जाऊंगा। जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे अप्रैल में, मई 16 या नवंबर 16 जैसे ही, मैं मस्त घूमने जाऊंगा। डोंट बी जेलस, आप भी जाएंगे एग्जाम के बाद, तब मैं बैठ के फिर रिकॉर्डिंग करूंगा अगले अटेम्प्ट के लिए, तब आप घूमने निकलेंगे। फिर आप सोचते क्या कभी कि फारूक सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दिन रात और हम घूमने जा रहे हैं? नहीं ना। तो देखो, मैं जाऊंगा यूएस, वहां से अपनी बात शुरू हुई। तो मैंने क्या किया कि यहां इंडिया में अभी यहां बैठ के आज मैं टिकट तो बुक करूंगा ना। तो पहला मेरा टिकट बुक होगा फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से फ्लाइट सब इंटरनेशनल अपने को मिल जाते हैं, तो बॉम्बे टू न्यूयॉर्क का एक फ्लाइट बुक होगा। किस पे हम बुक कर रहे हैं? कैथे पैसिफिक पे। तो कैथे पैसिफिक तो फॉरेन एयरलाइंस, उसको मैंने बुकिंग किया और मैं जाने वाला कहां से हूं? बॉम्बे से। आई विल बी बोर्डिंग एट बॉम्बे। तो कैथे पैसिफिक को जो मैंने 80,000 रुपए दिए वो इंडिया में टैक्सेबल है, और उसका इनकम कितना निकाला जाएगा? 5% नेट इनकम, उस पर उनको टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स। करेक्ट। फिर मैं न्यूयॉर्क पहुंचूंगा, वहां से मुझे लोकल एक यूनाइटेड एयरलाइंस करके है, उस पर फिर मुझे न्यूयॉर्क से बॉस्टन जाना है, वहां से मुझे लॉस एंजलिस जाना है, वहां से मुझे कहां कहां और घूमेंगे, कैलिफोर्निया जाना है, अलग अलग जगह पे, लास वेगस तो ऑफकोर्स जाना ही जाना है ना, और वापस जाऊंगा मैं न्यूयॉर्क और फिर वहां से वापस जाऊंगा। तो ये जो मेरे इंटरनल फ्लाइट्स रहेंगे वहां के, यूएस के इंटरनल फ्लाइट्स, वो भी मैं आज ही बुक कर रहा हूं ना, यहां से बैठ के इंटरनेट पे, है ना। तो मैंने कंपनी को पेमेंट कहां दिया? इंडिया में। उनका ऑफिस होगा यूनाइटेड एयरलाइंस के इंडिया में, या नेट पे होगा, तो मैंने तो यहां बैठ के पेमेंट दिया ना इंडिया से। लेकिन मैं फ्लाई कहां से करूंगा? फ्लाई तो मेरा यूएस में है। तो एक्रूअल कंपनी को देखा जाए तो यूएस में हो रहा है, लेकिन अमाउंट रिसीव कहां हुआ? इंडिया में। तो वो अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो वो दिया है पॉइंट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड or deemed to be received in India by or on behalf of assessee on account of carriage of passengers, livestock, mail or goods from any place outside India। यानी कैरेज तो इंडिया के बाहर है, लेकिन अमाउंट कहां मिला उनको? इंडिया में।
तो ये है रिसीट इन इंडिया। तो अगर एक्रूअल इंडिया में है या फिर रिसीट इंडिया में है, कोई भी एक अगर इंडिया में है, तो उसको अपन टैक्स करेंगे। और ऐसे जितने भी अमाउंट्स है जो या तो एक्रू इंडिया में हुए या रिसीव इंडिया में हुए, उनको हम एग्रीगेट करेंगे, और ये एग्रीगेट का 7.5% या 5% इनकम माना जाएगा। आया समझ? वैसे तो उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा फॉरेन एयरलाइंस का, लेकिन वो कुछ टर्नओवर ऑस्ट्रेलिया का होगा, कुछ यूएस का, कुछ यूरोप का, वो सब इंडिया में टैक्सेबल थोड़ी ना करेंगे। इंडिया में 2 अमाउंट टैक्सेबल करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और अमाउंट विच इज एक्रूइंग इन इंडिया, बस। और बाद में लिखा है कैन लेसर इनकम बी शोन, आंसर इज नो। मैंने कहा ना, यहां कोई ऑप्शन नहीं, यहां ज्यादा भी नहीं दिखा सकते, कम भी नहीं दिखा सकते। 7.5 यानी 7.5, 5 यानी 5, दैट्स इट, नीदर लेस नॉर मोर। उसके बाद और 2 सेक्शन से वो भी देख ही लेते, देखो जल्दी से इसी लेक्चर में निपटा देते। 44BB एंड 44BBA, ये भी प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम्स है, बहुत सिंपल है, ज्यादा पढ़ने का नहीं उसमें, सिर्फ देख लेने का है। तो 44BB जो है वो लगता है फॉर बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा ऑफ मिनरल ऑयल। अब आप कहेंगे फॉरेनर इंडिया में आके मिनरल ऑयल एक्सप्लोर कर रहा है क्या? तो आंसर इज नो। इंडिया में मिनरल ऑयल इंडियन कंपनीज एक्सप्लोर कर रही है, और ये जो है एसएससी, इसने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी दिया है अपने इंडियन को। जैसे रिलायंस, तो रिलायंस का टेक्नोलॉजी कहां से आता है? एक शेवरॉन कंपनी है यूएस का, शेवरॉन है, बीपी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, इन सबके साथ ये टाइप करते हैं और वहां से टेक्नोलॉजी या फिर एसेट्स लेके आते हैं, मशीनरीज वगैरह जो लगती है ना, तो वहां से लेके आते हैं यूज करने के लिए, और उसका रॉयल्टी पे करते हैं या रेंट पे करते हैं। तो ये नॉन रेसिडेंट को जो रॉयल्टी या रेंट मिलेगा, तो नॉन रेसिडेंट बेसिकली यहाँ है, उसने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी इंडियन एंटरप्राइज को दिया है। तो इंडियन एंटरप्राइज जो है वो इंडिया में ऑयल वगैरह का काम कर रहा है, ओएनजीसी हो गया, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस, एसआर, ये सब इंडिया में कंपनीज है जो इसमें एंगेज है। और ये नॉन रेसिडेंट जो पर्सन है उसने इंडिया में क्या दिया है इसको? बेसिकली टेक्नोलॉजी या एसेट्स फॉर यूज, और इंडियन एंटरप्राइज से उसको क्या मिलने वाला है? रॉयल्टी एंड रेंट मिलने वाला है। तो ये रॉयल्टी या रेंट जो नॉन रेसिडेंट के हाथ में आता है, उसको अपन यहां कैलकुलेट कर रहे हैं 44BB के अंदर, ठीक है? तो क्या बोलता है देखो, दिस सेक्शन ओवरराइड सेक्शन 28 एंड 41, 43, ये सब तो वही है। However, this section does not apply in case where the provisions of section 42 or section 44DA or 111A, 115A और 293A apply। तो ये सब अपन अभी 44DA तो अभी बाद में पढ़ेंगे अपन, उसको बताऊंगा मैं, उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। और 115A भी है, रॉयल्टी वहाँ पे कवर होता है, उसमें प्रिजम्पटिव टैक्स रेट्स है, कंसेशनल, तो वो अपन देखेंगे। और 293A वही है, उसके अंदर भी अपन देखेंगे बाद में। तो अभी आप इसको भूल जाओ, अभी ऐसा मान लो कि अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है? Then it is applicable to non-resident assessee being engaged in the business of providing services or facilities in connection with or supplying plant and machinery on hire used or to be used for the prospecting or extraction of mineral oil, ठीक है? A sum equal to 10% of the aggregate will be treated as deemed income। तो इनकम का एस्टिमेशन कितना करेंगे? 10%। 10% किसका? ग्रॉस रिसीट्स का। फिर ग्रॉस रिसीट का मतलब क्या आ गया? वो इच 2, नॉन रेसिडेंट है ना, तो 2 ही चीज आएंगी, एक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, 2 ही चीज आएंगी। तो एक्रूड इन इंडिया में क्या आएगा कि जो एसेट उन्होंने इंडियन एंटरप्राइज को दिए, वो इंडियन एंटरप्राइज ने इंडिया में यूज किए, इंडिया में यूज किए, और उसका रेंट उनको मिल रहा है या रॉयल्टी मिल रही है, तो उसको बोलेंगे एक्रूअल इन इंडिया या डीम्ड एक्रूअल इन इंडिया। और दूसरा होगा कि जहां उनको पैसा इंडिया में मिल गया, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पेट्रोलियम ने रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलायंस ने उनको पेमेंट इंडिया में कर दिया, लेकिन ये जो एसेट है उसको ये यूज कर रहे हैं कीनिया में। कीनिया में भी ऑयल वेल्स रिलायंस चलाता है उधर, तो कीनिया में यूज करेंगे, लेकिन रेंट उनको इंडिया में दिया ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे उनके हाथ।
तो ये दो चीज का एग्रीगेट आएगा और उसका 10% अपन इनकम मानेंगे, ठीक है। और यहां पर ये देखो, ये 1 एंड 2 पॉइंट्स, एक एक्रूअल और एक रिसीट, 2 पॉइंट्स है उसमें, और ये गलती से इधर 3 प्रिंट हो गया, उसको 3 से हटा दो, वो मेन पॉइंट है। असेसी मे क्लेम लोअर प्रॉफिट, कम प्रॉफिट दिखा सकते हैं ये लोग, प्रोवाइडेड के दो कंडीशन होगी, एक तो इनको अकाउंट्स और ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा irrespective of the turnover, and secondly compulsory scrutiny assessment under 143(3). ये असेसमेंट प्रोसीजर में अपन पढ़ेंगे बाद में, स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है 143(3) के अंदर, वो इनके केस में कंपल्सरीली किया जाएगा हर एक केस में, अगर वो लेसर इनकम दिखाते हैं तो वो एक सिंपल सेक्शन है, एग्जाम में नहीं आता कभी। और वैसे ही एक और है, वो भी नहीं आता एग्जाम में, पढ़ लो एक बार, 44 BBB, और ये क्या है, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स, यानी फॉरेन कंपनी है इसमें, फॉरेन कंपनी इंडिया में क्या करती है, टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स करती है। तो टर्नकी पावर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पावर प्लांट डालना इंडिया में, तो अपन फॉरेन कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि आप इंडिया में आओ और हमारे लिए पावर प्लांट डाल के दो। तो टर्नकी का मतलब क्या है कि शुरुआत से लेके एंड तक हर काम फॉरेन कंपनी करेगी, लैंड एक्विजिशन से लेकर के परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पूरा सेटअप करना हर चीज का, गवर्नमेंट से लाइसेंसेस वगैरह जो भी है सब लेना, और पावर चालू करके चाबी घुमाएंगे, पावर जनरेशन चालू हो जाएगा, फिर वो हमारे हाथ में दोनों वायर पकड़ा के चले जाएंगे और अपन यहां झटके खाते रहेंगे। तो उसको कहते हैं टर्नकी पावर प्रोजेक्ट। तो ये लोग करेंगे, फॉरेन कंपनीज करती है टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में, और उसमें उनको अपन टोटल पैसा दे देंगे, 500 करोड़ पैसा दे दिया, दे विल बिल्ड द कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड गिव इट टू अस। तो उसमें उनका इनकम एस्टिमेट करा जाता है 10%। तो 500 करोड़ का 10% उनका नेट इनकम मानेंगे, जिसपे उनको टैक्स भरना पड़ेगा। एंड इफ दे शो लेसर इनकम, देन 2 थिंग्स विल अप्लाई, कंपल्सरी ऑडिट एंड कंपल्सरी स्क्रूटिनी असेसमेंट, वही 2 चीज लगी। तो इतना ही याद रखो, उसमें बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, तो ये चारों नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम्स थे।